हाँ हाँ, इसको बनाना पड़ेगा आपको। ऐसा ही बनाइएगा, ऐसा ही बनाइएगा, ठीक है। हाँ, आपको बोला जाएगा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का डायग्राम बनाने के लिए और उसके सारे पार्ट्स बताने के लिए, ठीक है। और पुराना वीडियो है, उसमें और डिस्क्रिप्ट वाला भी है, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप ढूंढ के देखिएगा, मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा होगा कंट्रोल सिस्टम के, उसमें थोड़ा और डिटेल वाला भी है, ठीक है। बट अभी फिलहाल क्या सिलेबस के हिसाब से इधर ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं, तो बुक के लेवल पे रख रहा हूं मैं आपको। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम आर द टू कॉन्फ़िगरेशन। दो तरह से हम एलिमेंट्स को सजा के रख सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन वर्ड समझते हैं ना कि नहीं समझते हैं? मैं आपको 3 रजिस्टर दे दूं और कहूंगा कि इसको किस तरह से आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर एक तो है सीरीज में कर दिया, तो ये सीरीज कॉन्फ़िगरेशन है। एक कहेंगे सर सबको पैरेलल में कर दिया, तो पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन है। फिर 2 सीरीज पैरेलल ऐसे। मैं 5 स्टूडेंट्स को कहूं कि डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में खड़े हो जाओ, तो हो सकता है स्ट्रेट लाइन में खड़े हो जाए, हो सकता है वो सर्कल बना के खड़े हो जाए, हो सकता है स्क्वायर बना दे। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि फिजिकली क्या अपीयरेंस आ रहा है, विजुअल अपीयरेंस क्या आ रहा है, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन। शक्ल देखना, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन। फूलों का माला बना रहे हैं तो आप कहेंगे सर लंबाई लड़ी बना दिया या गोल कर दिया या हमने उसे स्टार बना दिया, ये सब कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। सो कॉन्फ़िगरेशन ओपन लूप हो या क्लोज लूप हो, टाइप्स इन दोनों के हो सकते हैं। पहला है बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ऐसे लिख दिया बेस्ड ऑन, जैसे कई सारे बेसिस हैं। बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, ठीक है। बेस्ड ऑन द linearity of the system, based on the linearity of the system, ठीक है। and based on the time variance, time behavior, time response नहीं, time variance लिख लेता हूं। ऐसे करके और भी बहुत सारे बेसिस हैं। तो कोई सिस्टम बहुत सारे ऑर्डर का हो सकता है। हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर और पढ़ रहे हैं सेकंड ऑर्डर। लीनियरिटी पे हम पढ़ रहे हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर, और इसमें पढ़ रहे हैं टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। और हम इन दोनों को मिला करके पढ़ाई करने वाले हैं अपने सिस्टम का, तो वो हो जाएगा लीनियर टाइम वेरिएंट या लीनियर टाइम इनवेरिएंट। लीनियर भी हो और टाइम वेरिएंट भी हो, या लीनियर भी हो और टाइम इनवेरिएंट भी हो। तो इसमें से हमको पढ़ना है लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, यानी वो सिस्टम जिसमें कि पैरामीटर जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। जैसे आपने एसी सर्किट में आरएलसी सर्किट पढ़ा होगा, आरएलसी सर्किट पढ़ा होगा आपने, आरएलसी। तो आरएलसी अगर सिस्टम हमने मान लीजिए ये फैन है, फैन क्या है, एक आरएल सर्किट है बेसिकली। इसमें जो कॉइल है उसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है। ट्रांसफार्मर का भी आपने जो सर्किट डायग्राम पढ़ा होगा ना। ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम क्या पढ़ रहे थे आप, एक रजिस्टर एक इंडक्टर, फिर यहाँ पे पैरेलल में तो रजिस्टर था इंडक्टर था, यही तो था ना, फिर एक कॉइल था, फिर उधर भी कॉइल था। तो बेसिकली आरएल सर्किट था, सीरीज भी था पैरेलल भी था, बट था तो आरएल सर्किट। तो इसका रेजिस्टेंस इंडक्टेंस चेंज हो रहा था बार बार टाइम के साथ। एक बार फिक्स कर दिया तो फिक्स था, फिक्स था ना, नहीं तो फिर वो चेंज होगा तो करंट वोल्टेज सब चेंज होगा। सो यानी वो जो कंपोनेंट्स है वो टाइम इनवेरिएंट, वो क्या है, टाइम इनवेरिएंट। उनका वैल्यू कांस्टेंट पैरामीटर्स अगर है तो टाइम इनवेरिएंट है, दे आर नॉट फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। और अगर लीनियरिटी थ्योरम को फॉलो करते हैं वो, तो वो फिर लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। तो हम जो कंट्रोल सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा पढ़ेंगे पूरे डिग्री और डिप्लोमा में, ऑलमोस्ट एलटीआई सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। और कोई सिस्टम हम नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, इसकी सब कैटेगरी में
फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम भी हो सकता है और सेकंड ऑर्डर सिस्टम भी हो सकता है। अब ये फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर शब्द कहां से निकला गया है? ऐसे निकला गया कि अगर आपने आरएलसी सर्किट का इक्वेशन लिखा होगा, याद है इक्वेशन? कैसा इक्वेशन था? अगर आरएल सर्किट का इक्वेशन लिखा होगा तो कैसा इक्वेशन लिखा था एसी में? याद करो। कुछ ऐसा लिखा था, एल डी आई बाई डी टी प्लस आर आई इज इक्वल टू दिस। याद है कुछ? क्या? एक बार आरएल सर्किट बना लो, आरएल सी सर्किट बना लो, उसका जरा इक्वेशन लिख के देखो। सर्किट थ्योरी तो भी पढ़ के आया ताजा ताजा, अभी अभी तो विदाई ले रहा। आरएल सर्किट, एक आर और एक एल सर्किट है, और इसको हमने ऐसा एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया, चलो कांस्टेंट से कनेक्ट कर दिया, ये स्विच कनेक्ट कर दिया t बराबर 0 पे। अब बताओ अगर I फ्लो कर रहा है, क्या लिखोगे इक्वेशन आरएल सर्किट का? प्रदीप, हम लिखेंगे यूजिंग केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है? किसी एक पॉइंट से चलिए, ये और ये वन ही है ना, और वापस आ जाइए, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है? सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज 0। तो हम चलते हैं 1 से, तो कहते हैं अगर मान लेते हैं कि 1 के पास वोल्टेज था V1 पोटेंशियल, तो हमने लिखा ठीक है V1 लिख दिया। इसमें कितना जोड़ दिया हमने? ये तो माइनस था, ये ऊपर प्लस है, बढ़ गया ना वोल्टेज, ऊपर की तरफ गए तो नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ गए, तो क्या हो गया? प्लस V कह दीजिए, E कह दीजिए। फिर मैं जब ये करंट को फ्लो और मैं T को फ्रीज कर रहा हूं किसी टाइम T पर, जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो किसी भी टाइम के लिए नहीं लिख सकता हूं, सारे टाइम के लिए अलग अलग कहानी है, तो मैं कहूंगा अपना टाइम चुन लेता हूं, फोटो खींच लेता हूं, फ्रीज कर देता हूं। फ्रीज समझते हैं ना आप? तो समझते हैं। तो मैंने कहा यार कि यार 0 से लेकर के 15-30 सेकंड तक ये सर्किट चली थी, तो मैंने कह दिया परी को कि आप t बराबर 1 सेकंड पे देखिए क्या था, ऋचा कहते t बराबर इस पे, प्रदीप को कहते t बराबर 3 सेकंड पे देखिए। मैंने खुद लिखा कि मेरा t बराबर t है, अब वो t क्या है? जिसका t हो जाए। तो एनी टाइम t, तो उस टाइम t पर जो करंट बह रहा होगा I एट टाइम t, इट इज सम फिक्स्ड वैल्यू, मतलब I एट t इक्वल टू मान लीजिए 3 सेकंड, हो सकता है 3 एम्पियर हो सकता है 4 सेकंड पे या 4 एम्पियर हो, बट 3 सेकंड पे तो 3 एम्पियर है। तो मन में तो सोच सकता हूं ना कि ठीक है भाई उस टाइम पॉइंट पे तो ये फिक्स्ड है, तो अगर फिक्स्ड होता तो कैसे लिखता इक्वेशन? जैसे डीसी के लिए लिखता, जैसे डीसी के लिए लिखता R इंटू आई, यही लिखूंगा ना? नहीं लिखूंगा, ड्रॉप हो गया। I एट दैट टाइम t फिक्स्ड है उस समय, बिल्कुल उस क्षण पे लिख रहा हूं, ना पहले लिख रहा हूं ना बाद में लिख रहा हूं, उस क्षण पे तो वही करंट बह रहा था, तो मैं उस क्षण का फोटो काट लिया, फोटो खींच लिया, तो उस क्षण पे लिखा RSIT माइनस, ये कह रहा है लेंज लॉ से। लेंज साहब कहते हैं कि देखो इधर ना उल्टा डायरेक्शन में एक ना EMF डेवलप हो जाएगा, उल्टे में नहीं कहते लेंज साहब, फराडे साहब भी तो कहते हैं कि जब करंट फ्लो कर रहा है किसी इंडक्टर से और वो फ्लक्स को चेंज कर रहा है, फराडे साहब ने कहा था ना, तो कहते हैं कि एक EMF पैदा होगा, विच विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और फ्लक्स पासिंग थ्रू अ इंडक्टर, यानी इंडक्टर से अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज योर फ्लक्स, तो दिस अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज नथिंग बट L इंटू आई, L इंडक्टेंस इंटू जो करंट फ्लो कर रहा है उतना अमाउंट ऑफ फ्लक्स होगा, ज्यादा करंट फ्लो करेगा ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो L पे भी डिपेंड कर रहा है I पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं यहां अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के साथ L इंटू आई, तो मैं कह रहा हूं L तो मेरा फिक्स्ड है, इसके टर्न्स तो चेंज नहीं हो रहे हैं, तो L को बाहर ले आऊंगा, तो कहूंगा L और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद टाइम, यानी जो भी EMF मेरा होगा वो करंट के रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड कर रहा है। EMF प्रोडक्शन का यही फॉर्मूला है,
किसी भी करंट कैरिंग वायर से ईएमएफ कैसे पैदा होगा? जब करंट कैरिंग जो है वो चेंज हो रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो ईएमएफ पैदा हो गया। तो E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, तो वही वहां लिख दिया, बेसिक इंडक्टर का प्रॉपर्टी है एल डी आई बाई डी टी, तो यहां लिख दिया एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। जीरो नहीं, यहां जब ड्रॉप हो गया तो फिर कहां पहुंच गया पोटेंशियल में? V1 पर, तो फिर बराबर क्या हो गया ये V1, तो ये V1 तो कट गया, तो मैं लिखूंगा ना कि V माइनस आर आई माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, यानी मैं लिख रहा हूं एल डी आई बाई डी टी प्लस आर आई इज इक्वल टू वी। वही तो मैं लिख के ला रहा था। तो ये कैसा इक्वेशन है? अलजेब्रिक है, ट्रिगोनोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, कैसा इक्वेशन है ये? इस इक्वेशन का नाम हाँ है अलजेब्रा है। कौन सा इक्वेशन है ये? डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिकॉज इट इज कैरिंग डिफरेंशियल्स, इट इज कैरिंग डिफरेंशियल्स, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो ax प्लस बी इक्वल टू सी, कैसा इक्वेशन है? अलजेब्रिक है ना। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू डी कैसा है? अलजेब्रिक। उसका अंदर है बच्चा का नाम है क्वाड्रेटिक, बट है तो अलजेब्रिक। a साइन थीटा प्लस b इज इक्वल टू मान लीजिए कॉस थीटा, कौन सा इक्वेशन है? ट्रिगोनोमेट्रिक, क्योंकि इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक के कंपोनेंट्स हैं। a e पे पावर x प्लस b इज इक्वल टू e पे पावर 2x, कैसा इक्वेशन है? एक्सपोनेंशियल। a नेचुरल लॉग x प्लस b इक्वल टू c, लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक। बहुत बढ़िया। तो इसी रीढ़ की हड्डी पर एक और बैठा दिया मैंने कि a dy बाई डी एक्स प्लस b इज इक्वल टू c, डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये कैसा इक्वेशन है? डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 1, तो ये है डिग्री 1, और इसका डिफरेंशिएशन का ऑर्डर कितना है? कितनी बार डिफरेंशिएट किया करंट को? एक बार किया है। जैसे दिस इज सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन, दिस इज 2 टाइम्स। सो ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, 2 बार कर दिया। तो ये इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कैरी हो रहा है या सेकंड ऑर्डर का? तो इसलिए इसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। बस ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस चीज का था? आरएल सर्किट। तो इसके नाम को देख के बोलेंगे इसका मतलब ये है फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है, ये आरएल सर्किट। लेकिन मैथ वाला बोलेगा कि अच्छा फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी फर्स्ट ऑर्डर का सर्किट। ये सर्किट जो भी हो लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन पैदा करता है, तो सर्किट का नाम क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर सर्किट। लेकिन ये आरएल सर्किट जो था वो किसका था? सर्किट डायग्राम फैन का, तो हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। सिस्टम का बनाया सर्किट, सर्किट का बनाया मैथमेटिक्स। हर बार यही काम करते हैं। पहले एक ट्रांसफार्मर पढ़ाते हैं, देखो भाई वाइंडिंग है, कोर है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, भगवान का दिया सब कुछ है। उसके बाद उसका एक सर्किट मॉडल बना देते हैं। भाई वहां जाओगे, जो लटका हुआ है वहां एच पोल पर, वो तो ट्रांसफार्मर है ना, सीधा सीधा। उसके अंदर में तो ऐसा ऐसा गोला गोलाकार वाइंडिंग है, उसको तुम मॉडल बना देते हो। आर को ऐसे दिखा दिया, एल को ऐसे दिखा दिया, तो यू मेड अ सर्किट मॉडल, एंड फ्रॉम सर्किट मॉडल यू राइट द मैथमेटिक्स, सो यू मेड अ मैथमेटिकल मॉडल। So this is known as mathematical modeling of system. मैथमेटिकल मॉडल किसका लिखा? सर्किट का। सर्किट किसका बना? किसी सिस्टम का। सो आपका सेकंड चैप्टर कंट्रोल सिस्टम का नाम क्या है? मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ अ सिस्टम। तो मैं कोई भी सिस्टम पढ़ाऊंगा उसका कहूंगा सर्किट डायग्राम बनाओ, सर्किट डायग्राम को फिर हम किसी न किसी लॉ से लिख करके एक मैथमेटिक्स लिख देंगे। सो एवरी मैथमेटिक्स, एवरी इक्वेशन इज बेसिकली अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द सिस्टम, मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द सिस्टम। सो सर्किट मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल, उसका शक्ल बना दूं साथ में अगर कि भाई चाहिए हवा जहां खेतान है वहां, ऐसे करके ऐड आता था।
है ना, भी आना फिर से शुरू हो जाएगा। सो दैट इज अ फिजिकल मॉडल। पंखा थोड़ी उतार के लगा दिया या चिपका दिया, तो दैट इज द फिजिकल सिस्टम, दिस इज अ फिजिकल मॉडल। फिजिकल मॉडल पहले पढ़ाया जाता है, उसका पढ़ाते हो सर्किट मॉडल, सर्किट मॉडल पढ़ा के फिर इक्वेशन पढ़ाता है, दैट इज मैथमेटिकल मॉडल। क्योंकि यहां से तुम बहुत सारी बातें बता सकते हो कि इतना करंट तो इतना कहानी, इतना वोल्टेज तो इतना करंट। इसको देख के नहीं बता सकते हो कि इतना करंट दूंगा तो कितना तेज से घूमेगा, तो छू कहीं बताओगे नहीं, लेकिन इधर तो देख के बताओगे कैलकुलेट करके कि अच्छा इतना करंट पे इतना स्पीड आ जाएगा, इतना करंट पे इतना आ जाएगा। सो यही प्रक्रिया है पूरी इंजीनियरिंग को पढ़ने की। मेरा पुराना वीडियो देखना मैथमेटिकल मॉडलिंग का, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा देखने में, मगर यही बात बताना चाह रहा हूं कि पूरे इंजीनियरिंग में यही कर रहे हैं। हम एक सिस्टम उठाते हैं फिजिकली, उसको पहले समझते हैं, उसका ड्राइंग बनाते हैं, दैट इज फिजिकल मॉडल। फिजिकल मॉडल को फिर हम देखते हैं आप क्या करें आगे, तो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो उसका सर्किट, क्योंकि दुनिया के हर चीज में इसमें करंट फ्लो कर रहा है, या तो रजिस्टिव बिहेवियर या इंडक्टिव बिहेवियर या कैपेसिटिव बिहेवियर, इसके अलावा कोई बिहेवियर है ही नहीं। या तो एनर्जी सोर्स है, डीसी हो या एसी हो, या फिर एनर्जी सिंक है, यानी उसमें खर्चा हो रहा है। तो आर, एल और सी, इसी में वो सारी कहानियां घूमते रहेंगी। तो आप कोई भी पढ़ लीजिएगा, जनरेटर पढ़ लीजिए, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर, एसी मोटर, ट्रांसमिशन लाइन पढ़ लीजिए, सब कुछ में देखिएगा आर एल आर एल आर एल चल रहा है। सबका सर्किट मॉडल जो है उसमें रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर की कहानी है। सो एवरी टाइम यू आर स्टडिंग अ फिजिकल सिस्टम, you can make a circuit diagram. The better circuit diagram you make only when better you understand the system. So better you understand the system, better you will make a circuit diagram, better you will make a circuit model, better you can write equation, better you can write equation, better you can control that system. So इसके बाद मैथमेटिशियन काम शुरू होता है, भाई डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, सॉल्व करना सिखाओ। तो इंजीनियर का काम ज्यादा बड़ा है, उसको पहले सिस्टम सीखना है, फिर उसका फिजिकल मॉडल बनाना है। फिजिकल मॉडल में से बाकी बेकार की हटा देना है ना। आप ट्रांसफॉर्मर बनाते हो क्या स्क्रू का भी फोटो बनाते हो? फेंस का ही बनाते हो? नहीं ना, कंजर्वेटर का ही बनाते हो? ऐसा बनाते हो, ऐसा विंडो बनाते हो, इधर कॉइल में, इधर कॉइल बनाते हो, क्यों? बाकी सब कहां गया? शर्ट पैंट के अलावा बाकी चीज कहां गया? कुछ है ही नहीं, टोपी टोपा कुछ है ही नहीं, मेडल वेडल कुछ दिखाते नहीं हो, यही करते हो ना। तो तुम खाली वाइंडिंग और कोर दिखाते हो, बाकी कहां गया? बाकी इसका कवर था, कोट था सर्दी का, उसके अंदर में तेल था, तेल वेल दिखाते नहीं हो, सफोला था या डालडा था, कुछ नहीं बताते हो। ऐसा 2 कान में से निकला हुआ था, तारों का ना कनेक्शन, ऐसा 3-3, हाँ वो सब नहीं बताते हो। लाइटनिंग अरेस्टर था, नहीं बताते हो। केबल निकला हुआ नहीं बताते हो। नीचे जिस पे जमा हुआ था नहीं बताते हो। वाई? क्यों नहीं बताते हो? फैन वैन पूरा फीन्स नहीं बताते हो, रेडिएटर क्यों नहीं बताते हो? बिकॉज दैट आर नॉट इसेंशियल फॉर एनालिसिस पर्पस। इसेंशियल नहीं है। इसेंशियल कैसे है? ट्रांसफॉर्मर एलिमेंट्री किससे बना था? वाइंडिंग और कोर होना चाहिए था। बाकी बात तो है कि भाई गर्म हो रहा है तो तेल डाल दिया, अब तेल को रोकने के लिए ऊपर से कवर कर दिया, धूल मिट्टी से बचाना है। तेल भी कौन सा डाल दिया? मारे का तेल थोड़ी डाल दिया कि चंपी अच्छे से होगा। डाइलेक्ट्रिक वाला डाला कि भाई अंदर में स्पार्क नहीं हो, है ना। ये सब चीजें बात की है, लेकिन बुनियादी चीज क्या है? बुनियादी चीज ट्रांसफॉर्मर किससे बन रहा है? सिर्फ कोर चाहिए और वाइंडिंग। तो कोर और वाइंडिंग को अच्छा से समझा दिया, दैट इज फिजिकल मॉडल, दैट इज नॉट रियल ट्रांसफॉर्मर, दैट इज फिजिकल मॉडल। उस फिजिकल मॉडल का सर वाइंडिंग है तो रेजिस्टेंस होगा थोड़ा, इंडक्टेंस होगा थोड़ा, और क्या होगा? कोर है, अच्छा कोर में हिस्टेरेसिस लॉस भी हो रहा है, एडी करंट लॉस भी हो रहा है, तो एडी करंट को हम रेजिस्टेंस से दिखा देते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस को ऐसे दिखा देते हैं। मैग्नेटाइजेशन भी हो रहा है तो कॉइल से दिखा देते हैं, तो मैग्नेटिक कोर दिखा दिया, और कुछ और काम खत्म। सेकेंडरी में फिर कॉइल दिखा दिया, फिर कहता है कोर उधर क्यों नहीं, तो आधा आधा बनाओ या एक ही तरह बना लो, क्यों कॉम्प्लिकेट करते हो? एक तरह बना लो, प्राइमरी में बना दिया, सर्किट मॉडल बन गया। अब इक्वेशन लिख दो। तो चूंकि 2 अलग अलग सर्किट बन रहे हैं तो 2 इक्वेशन लिखेगा, प्राइमरी साइड का अलग, सेकेंडरी साइड का अलग। भाई डीसी मशीन पढ़े तो क्या कर रहे हो? वही कर रहे हो, आर्मेचर है, ब्रशेस हैं, तो कहते हो ना भाई कि वाइंडिंग रेजिस्टेंस है और उसका कॉइल का रेजिस्टेंस इतना है, आर्मेचर रेजिस्टेंस है, आरए लगाते हो ना, यही तो करते हो। सो आप मैथमेटिकल मॉडल बनाते हो, उसके बाद आप इक्वेशन लिखते हो, मैथमेटिक्स को फिर सॉल्व करते हो, सॉल्व करने के बाद इंटरप्रेट करते हो। भाई -2 एम्पियर करंट आता है तो क्या बोलते हो? -2 करंट बह रहा है, कहते हो नहीं उल्टी दिशा में करंट बह रहा है। तो इंजीनियर का काम क्या है? किसी सिस्टम को समझना, उसका फिजिकल मॉडल बनाना, फिजिकल मॉडल से सर्किट मॉडल बनाना, सर्किट मॉडल से मैथमेटिकल मॉडल बनाना। मैथमेटिकल मॉडल में ग्राफिकल मॉडल भी बना सकते हो, ग्राफ देख के बता देंगे मशीन कैसे काम करने वाला है, फेजर देख के बता देंगे मशीन कैसे काम करने वाला है।
उसके बाद आप उसको सॉल्व करते हो, जो आंसर आता है उसको इंटरप्रेट करते हो और फिर डिसीजन लेते हो। तो पूरी इंजीनियरिंग का, पूरा कोई भी सब्जेक्ट उठा के पढ़ लो, इंजीनियरिंग का यही गाथा है। आप जो इक्वेशंस पढ़ रहे हो, ध्यान से देखना, किसी सिस्टम का पढ़ रहे हो, आप सर्किट मॉडल पढ़ रहे हो। तो इसलिए सर्किट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहा कि मेरा सब्जेक्ट नेग्लेक्ट कर देना थोड़ा देर के लिए, सर्किट थ्योरी तो बिल्कुल पी जाना ऐसे, क्योंकि अल्टीमेटली सब चीज का सर्किट डायग्राम पढ़ोगे। और अगर एसी डीसी सर्किट एनालिसिस अच्छा नहीं है तो फिर ऐसे ही रुक जाओगे। 3 लाइन का इक्वेशन भी दिमाग को रोक रहा है कि पता नहीं लिखना क्या है, क्यों लिखना है। तो ये आरएल आरएलसी सर्किट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में हैं तो, ठीक है। तो आपको ये बात समझना जरूरी है कि दिस इज द स्ट्रक्चर्ड वे एनी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड, ठीक है। सो इतना ही पे रोक देता हूं मैं बात को, कि आप लोग को मैंने कंट्रोल सिस्टम बता दिया क्या है। मैं डेफिनेशन थोड़ा फॉर्मल लिख दिया, किताब का पूरा लिख लीजिएगा, ज्यादा अच्छा है। रेगुलेट करना, मैनिपुलेट करना, ठीक है वो। उसके बाद उसमें से आप दूसरा बात लिख लीजिए, ओपन लूप और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद आप कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन से पहले लेकिन आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए। क्लोज लूप और ओपन लूप का सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम पता होना चाहिए, फिर बाकी 3-3, 4-4 पॉइंट है। जब आप क्लोज लूप सिस्टम पढ़िएगा और ओपन लूप, तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स के नाम है, सिर्फ नाम लिख लीजिए कि आपको जो है कुछ सिग्नल्स हैं और कुछ सिस्टम्स के नाम है। तो आपको पता है एरर डिटेक्टर है, कंट्रोलर है, प्लांट है, फीडबैक एलिमेंट है। उसके अलावा रेफरेंस इनपुट है, कंट्रोल आउटपुट है, फीडबैक इनपुट है, इतना ही होगा, ठीक है। उसके अलावा टाइप ऑफ सिस्टम है, तो लीनियर सिस्टम, नॉन लीनियर सिस्टम, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। और आरएलसी सर्किट का इक्वेशन लिखूंगा तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, एल डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर डी आई बाई डी टी प्लस 1/c इक्वल टू समथिंग समथिंग। तो वो सेकंड ऑर्डर सिस्टम कहलाएगा। सो कंट्रोल सिस्टम जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से दर्शाया जाए वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम जो सेकंड ऑर्डर से दिखाया जाए सेकंड ऑर्डर सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम जो उसके बाद हायर ऑर्डर से आ जाए हायर ऑर्डर सिस्टम। हमारी खुशकिस्मती, हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम तक की पढ़ाई करते हैं फिलहाल, ठीक है। जो लीनियरिटी को फॉलो कर रहा है, सुपरपोजिशन पढ़ा होगा आपने प्रिंसिपल, तो लीनियरिटी सुपरपोजिशन आपको सर्किट थ्योरी में सीखा होगा। तो दैट सिस्टम विच फॉलोज लीनियरिटी प्रॉपर्टीज लीनियर कंट्रोल सिस्टम। अगर उसके पैरामीटर्स वेरी नहीं कर रहे हैं, इट इज अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। सो आप लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम पढ़े, बहुत ही टिपिकल सिस्टम पढ़ रहे हैं, लीनियर टाइम वेरिएंट नहीं पढ़े, इट विल बी मोर मैथमेटिकल, ठीक है। थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर नहीं पढ़ रहे हैं, इट विल बी अगेन हाईली मैथमेटिकल। नॉन लीनियर तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, जो कि एडवांस इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसको क्लोज कर देते हैं, ज्यादा लोड